नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको ओम के नियम के बारे में बताया था और इसमें शर्तें बताई थी कि कब ओम का नियम लागू होता है। आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूमेरिकल के हिसाब से हम आज आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में, वो है प्रतिरोधों का संयोजन। आपको पता होगा, आपने कक्षा 10th में भी पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। लेकिन हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा विस्तृत में पढ़ाएंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल कराएंगे और अंत में हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों का जोड़ना। इसमें सबसे पहले लेते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, श्रेणी क्रम में क्या शर्तें होती हैं वो समझ लें आप अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने 3 प्रतिरोध लिए हुए हैं, R1, R2, R3 और इनके सिर्फ विभवांतर V1, V2 और V3 और ये एक सेल जुड़ा हुआ है, इसको धारा देने के लिए ये कुंजी है और ये है। इसमें धारा समान रहती है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसमें भी धारा आई बहेगी, इसमें भी धारा आई बहेगी, इसमें भी धारा आई बहेगी। और इन तीनों को जब हम हटा के हम तुल्य प्रतिरोध ले आते हैं R इक्विवेलेंट, उसमें भी धारा आई ही बहती है। इसमें भी धारा आई ही बहेगी और यहाँ विभवांतर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये विभवांतर होगा। ये हमने 3 प्रतिरोधों का एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या शर्त होती है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो नंबर एक हमें ये जानने वाली बात है। नंबर 1, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। समान, यह मान तुल्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि जो धारा इसमें जो धारा बहेगी वही इसमें बहेगी, वही इसमें बहेगी, वही तुल्य प्रतिरोध में बहेगी। अब क्या चीज़ अलग अलग होगी, प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। जो चीज़ भिन्न भिन्न होती है उसी को हम निकाल लेते हैं। जैसे पहले चालक के लिए ओम के नियम से क्या होगा, V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, ये इसके लिए हो गया V3 इक्वल टू आई R3। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और इनमें सभी में I कॉमन होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब बात आते हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए। इसमें भी ओम का नियम लगाते हैं तो यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू आई R इक्वल। इनकी अगर हम दोनों की तुलना कर दें तो तुल्य जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
अगर ज़्यादा प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से मुख्य इसमें बात ये है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान होती है और इनके सिरों विभवांतर अलग अलग होता है, और जो धारा समान होती है वही धारा इसके तुल्य प्रतिरोध वाले तुल्य प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वही प्रत्येक में धारा बहेगी। इसके उस सिरों पर जो कुल विभवांतर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 वही इनके सिरों पर विभवांतर होगा। अब इस पर एक आधारित हम आपको न्यूमेरिकल से इसी चीज़ को समझाते हैं श्रेणी क्रम में। तो एक सिंपल सा एक हमने न्यूमेरिकल लिया हुआ है, उसको आप समझने का प्रयास करिए। चित्र में मैंने बनाया हुआ है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। और यहाँ पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 परपथ में बहने वाली धारा, नंबर 3 प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध के लिए हम वही सूत्र लगा देंगे। क्या हमने सूत्र पढ़ रखा है? R, हल इसका ऐसे करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R तुल्य हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 10 ओम। अब दूसरी बात होती है परपथ में बहने वाली धारा, या ये भी कह सकते हैं कि सेल से ली गई धारा की दिशा यूँ होगी, तो इसमें ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम दूसरा है, ओम के नियम से I बराबर V अपॉन तुल्य प्रतिरोध। V कितना है? 10/10 बराबर 1 एम्पियर की इसमें धारा बहेगी। तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, V1 पहले प्रतिरोध के सिरों विभवांतर, धारा I बहेगी R1, तो 1 इंटू R1 2, तो 2 वोल्ट। इसी तरह से दूसरे चालक के सिरों पर I इंटू R2 बराबर 1 इंटू 3 बराबर 3 वोल्ट। V3 I इंटू R3 1 इंटू 5 वोल्ट। अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो 10 वोल्ट के बराबर आएगा। इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है। अब इसी तरह से ये हमने आपको श्रेणी क्रम का एक उदाहरण बताया। अब मैं इसी तरह से एक समांतर क्रम समझाता हूँ। समांतर क्रम में क्या शर्तें होती हैं, और फिर उसके बाद समांतर क्रम पर एक प्रश्न कराता हूँ। तो अब क्रम आता है समांतर क्रम। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ना। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना। क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रतिरोध ये है, एक ये R1 R2 R3।
इसमें विभव समान रहता है सभी के, धाराएं अलग अलग होंगी, I1 I2 I3, और जो धारा बहेगी I वो इनके योग के बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, और तुल्य प्रतिरोध में धारा I बहेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया, इसके सिरों विभवांतर V रहेगा। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो धारा समान रहती थी, विभवांतर अलग अलग रहता था। जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धाराएं अलग अलग होंगी और विभवांतर समान होगा। तो देखिए पहली बात तो ये है, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, जबकि धारा भिन्न भिन्न होते हैं, और यही विभवांतर तुल्य प्रतिरोध के सिरों पर होता है, प्रतिरोध के सिरों पर होता है, ये विभवांतर तुल्य प्रतिरोध के सिरों पर होता है। अब देखिए जो चीज़ अलग अलग होती है वो हम निकाल लेते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए पहले प्रतिरोध में धारा ओम के नियम से V/R1, दूसरे में V/R2, तीसरे में V/R3, कुल धारा हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, B कॉमन ले लेंगे, 1/R1 R2 R3, ये पहला समीकरण होगा। अब तुल्य प्रतिरोध के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे, तो इसमें हमारा ये निकल के आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V/R, ये दूसरा समीकरण होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर एक देखिए एक चीज़ बड़ी जानने वाली है, टेक्निकल बात है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस सूत्र से, तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो जो सबसे अधिक होता है उससे भी अधिक होता है। जैसे मान लीजिए 1 ओम, 2 ओम और 10 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध का मान 10 से भी अधिक होगा। और जब इन प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो जो सबसे कम होता है उससे भी कम होता है, मतलब इससे भी कम होगा। श्रेणी क्रम में अधिकतम से भी अधिकतम होगा, अधिक होगा, और समांतर क्रम में जो कम से कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम होगा। चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
देखिए R1 1 ओम, R2 2 ओम, 3 ओम और ये 60 वोल्ट। I1 I2 I3 और ये I। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है पहला नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, पहला तुल्य प्रतिरोध। दूसरा सेल से ली गई धारा, सेल से ली गई धारा। तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। अब देखिए वही सूत्र का उपयोग करेंगे जो हमने समांतर क्रम में पढ़ा था। पहला हल होगा 1/R इक्विवेलेंट R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका हम उपयोग करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा? निष्कर्ष निकल के आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गया 11/6। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/11 ओम, 6/11 ओम। ये हमारा पहला पार्ट निकल के आया। अब दूसरा पार्ट है सेल से ली गई धारा। सेल से ली गई धारा हम कैसे निकालेंगे? ओम का नियम लगा लेंगे। तो I बराबर V/R इक्विवेलेंट। B कितना हो जाएगा? B है हमारा 60.6 और 11, तो इससे कैंसिल हो गया 10 बार, 110 एम्पियर। अब हमें निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान निकाल लेंगे I1 और V/R1। तो B कितना है? 60/R1 1, तो बराबर 60 एम्पियर। इसी तरह से I2 V/R2 और 60/2 बराबर 30 एम्पियर। ऐसे ही I3 बराबर V/R3 बराबर 60/3 बराबर 20 एम्पियर। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 110 एम्पियर आ जाएगा। यही सेल से धारा ली जा रही थी। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न सही है। अब बात ये आती है, आगे बढ़ा जाए कि ओम का नियम का निगमन कैसे हुआ। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि V समानुपाती I होता है, लेकिन अब पढ़ने वाली बात है कि ओम का नियम कैसे आया। तो अनुगमन वेग के आधार पर हम इसका निगमन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, आप ज़रा इसको समझिए। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन के नियम का निगमन। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये चालक दिया हुआ है, इसमें हमने सेल नहीं लगाया। इसका परिचय क्षेत्रफल A है, लंबाई L है और N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और A इसका परिचय क्षेत्रफल है। अभी हमने सेल नहीं लगाया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनियमित गति करेंगे, ऐसे इस तरह से।
तो इन सभी का जो औसत वेग होगा वो 0 होगा। u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन n बराबर 0 होगा, क्योंकि सभी अनियमित गति करते रहेंगे तो इनका सबका जो औसत वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब हमने क्या किया, इसके सिरों पर एक बैटरी जोड़ दी। तो बैटरी जोड़ने से क्या होगा, इनके बीच में जो हमारा चालक होगा उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वही चालक है। अब हमने बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ने पे क्या होगा, ये ए एल लंबाई और यहाँ पे बी विभवांतर हो गया है इसके सिरों, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर वैद्युत बल लगेगा और इस वैद्युत बल के कारण ये क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो जो उत्पन्न जो त्वरण होगा उसका मान होगा ए बराबर एफ अपॉन एम, और ये क्या हो जाएगा, ई बराबर एम और ई अपॉन एम, और इसको हम लिखेंगे वी अपॉन एल। इस त्वरण से सभी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। भिन्न भिन्न टक्करों में जो हमारे श्रांति काल है वो τ1 τ2 होगा। तो मान लीजिए हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा v1 बराबर u1 प्लस ए τ1, v2 बराबर u2 प्लस ए τ2 एंड सो ऑन। इन सब का औसत वेग ही हमारा क्या होगा, अनुगमन वेग होगा। तो अनुगमन वेग vd क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अपॉन n। तो इसमें हम जब इनका मान रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, u1 प्लस ए τ1 u2 प्लस ए τ2 एंड सो ऑन अपॉन n। तो हमने क्या किया, u1 u2 को एक साथ कर लिया, तो ये निकल के आता है u1 प्लस u2 un अपॉन n प्लस इसमें a कॉमन होगा τ1 अपॉन n। तो ये तो 0 हो गया, ये तो हम पहले लेके चले थे, ये 0 हो गया और ये हो गया प्लस ई अपॉन एम वी अपॉन एल इंटू टॉ। ये क्या है, टॉ क्या है, औसत श्रांतिकाल। विभिन्न इलेक्ट्रॉनों का जो अलग अलग श्रांतिकाल होगा उनका औसत श्रांतिकाल होगा। तो इस तरह से हमारा जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सूत्र निकल के आएगा वी डी बराबर ई अपॉन एम वी अपॉन एल इंटू टॉ। अब हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ रखा है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से क्या निकलेगी, धारा I बराबर एन ई ए वी डी। तो एन ई ए वी डी का मान हम रख लेंगे ई अपॉन एम वी अपॉन एल इंटू टॉ। तो ये आ गया I इजिकल टू एन ई स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू टॉ को आप अंदर ले लीजिए, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम एल इंटू वी, या वी इजिकल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए। तो ये जब ताप नियत रहेगा तो ये राशि नियत रहेगी, तो अतः क्या होगा, V समानुपाती I। यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। और जबकि हमने ओम के नियम में ये भी पढ़ा था कि V इजिकल टू आर आई, तो ये क्या रिलेशन निकल के आएगा, V इजिकल टू आर आई। इसकी और इसको हम तुलना कर दें तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर आएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए। ये चालक का प्रतिरोध होगा और यहाँ से ओम के नियम का निगमन हो गया। तो इस तरह से ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब मैं अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और आगे की चीज़ें बताऊंगा। धन्यवाद।